हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका भाई राहुल मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता है आपका अपनी चैनल करेंट टेक में। तो गाइज आज हम बात करेंगे 24 मई 2020 के डेली करेंट अफेयर्स के एक और वीडियो लेक्चर के साथ। गाइज छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जाकर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑलवेज ही मिलता रहे। चलिए गाइज हम फिर से आज डिस्कस करते हैं एक और डेली करेंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर के साथ। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। 2020 को नीति समिति ने वर्तमान आर्थिक दृष्टिकोण और कोविड-19 के प्रभावों की समीक्षा के लिए एक आपातकालीन बैठक आयोजित करी है। गाइड मैंने नीति समिति पर एक वीडियो पूरा बना रखा है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है मैंने डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। तो बात करी जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण बहुत ही कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन से 2-3 महीने से पूरा देश झेल ही रहा है। और गाइज अगर बात करी जाए तो बहुत ही अधिक मात्रा में प्रभावित हुआ है प्राइमरी सेक्टर भी। तो इसलिए उनकी जो समीक्षा है उसके लिए बैठक बुलाई गई है। अगर बात करें कोविड-19 के बारे में तो उसका फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिसीजेज, और A19 जो ऐड किया गया है गाइस, ये 2019 में ये वायरस आया था, इसीलिए इसको ऐड किया गया है। अगर बात करें तो कोविड-19 जो वायरस है वो चाइना के वुहान शहर से निकला है, और वुहान शहर के सी मार्केट से दोस्तों इसको माना जाता है कि वहाँ से ये वायरस निकलकर पूरी दुनिया में पहुँचा है। तो आप इसको याद रखिएगा। कोविड-19 पर बेस्ड बहुत सारी वीडियोस गाइज मैंने पहले बना रखी हैं, उन सभी की लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको कोविड-19 पर बेस्ड कोई भी वीडियो आपको देखनी हो तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। जैसे कोविड-19 को चाइना ने कैसे रोका, कोविड-19 कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बहुत सारे फैक्ट आपको वहाँ जानने को मिलेंगे। चलिए गाइज हम बात करते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। गाइज RBI ने रेपो रेट को 4.4 से घटाकर 4% कर दिया है। तो बात करें तो 4.4 से 4% किया है, यानी 0.40% की इसमें कटौती करी गई है। अगर बात करें तो रेपो रेट का जो फुल फॉर्म है वो होता है रीपरचेस ऑप्शन। अगर बात करें तो इसने रिवर्स रेपो रेट को घटाकर 3.35% कर दिया है। तो गाइस रिवर्स रेपो रेट को भी घटाया गया है, और अगर बात करें तो रेपो रेट को भी घटाया गया है। ऐसी कंडीशन दोस्तों होती नहीं है कि दोनों को ही घटाया जाए, या तो एक को घटाया जाता है या एक को ही बढ़ाया जाता है। लेकिन आर्थिक मंदी इस समय पूरे देश में चल रही है, इसलिए ऐसा किया गया है। तो गाइस हम समझ लेते हैं कि रेपो रेट वास्तव में होती क्या है। चलिए गाइस हम जानते हैं रेपो रेट। तो गाइज़ इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। गाइज़ मान लीजिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और ए को पैसों की ज़रूरत हो, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में एक भी पैसे नहीं हैं, उसका बैंक अकाउंट बिल्कुल ही खाली है। तो दोस्तों वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा बैंक के पास। क्यों जाएगा? क्योंकि बैंक से उसे लोन लेना है। उसके पास पैसा नहीं, उसे काम धंधा करना है, तो बैंक उसे लोन प्रोवाइड कराएगा। दोस्तों जब ए बैंक को पैसा लौटाएगा जो लोन उसने लिया है, तो उस लोन के साथ उसे कुछ ब्याज यानी इंटरेस्ट भी देना होगा। तो गाइज ये तो हुआ का कस्टमर और बैंक के बीच आपसी डील। अगर हम बात करें, बैंक को भी इसी प्रकार के लोन की आवश्यकता है, क्योंकि बैंक के भी ज़रूरत होती है, बैंक का भी अपना कुछ काम होता है, बैंक को भी अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो बैंक को अगर इस प्रकार के लोन की आवश्यकता होती है तो बैंक जाएगा RBI के पास। तो RBI बैंक को जो भी लोन प्रोवाइड कराएगा, और बैंक जब उस लोन को RBI को पुनः वापस करेगा, तो जिस ब्याज दर पर वह वापस करेगा उसी ब्याज दर को दोस्तों रेपो रेट कहा जाता है। गाइज आपको समझ आ गया होगा। तो रेपो रेट का आम लोगों पर या हम और आप पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। तो गाइस अगर बात करें तो जब बैंक को RBI से कम ब्याज दर पर लोन मिलता है तो उसके फंड जुटाने की जो लागत होती है दोस्तों वो कम हो जाती है। इस वजह से गाइस बैंक अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे पाते हैं। तो अगर रेपो रेट बढ़ती है तो आपको भी लोन कैसा मिलेगा? अधिक ब्याज दर पर मिलेगा। और रेपो रेट अगर घटती है गाइस तो आपको भी लोन कैसा मिलेगा? कम ब्याज दर पर मिलेगा। तो आप इससे समझ ही रहे होंगे गाइस कि रेपो रेट को इस समय कम कर दिया गया है, तो बैंक अधिक से अधिक लोन ले पाएंगे अब RBI से। और जब बैंकों को कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो आपको भी बैंकों से अगर आप लोन लेंगे तो आपको भी बैंक कम ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड कराएंगे। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि मार्केट में इस समय आर्थिक मंदी चल रही है, मार्केट में इस समय उद्योग धंधों के लिए पैसा नहीं है, तो इसलिए सरकार ने रेपो रेट को डाउन कर दिया है कि बैंक अधिक से अधिक लोन मार्केट में पहुँचा सकें, और जिससे लोगों का जो लॉस हो रहा है वो रिकवर हो सके और लोग दोबारा से उद्योग धंधों पर अपने लग सकें। गाइज अगर बात करें रिवर्स रेपो रेट की, तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है गाइज? इसे बोलते हैं हम रीपरचेस
ऑप्शन। लेकिन अगर बात करें रिवर्स रेपो तो इसमें रिवर्स लग गया है, तो रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन इसको हम बोलते हैं। इसको घटाकर 3.35% कर दिया गया है। अगर बात करें रिवर्स रेपो रेट की तो इसको गाइस समझ लीजिएगा, जब बाज़ार में नकदी बढ़ जाती है तो महंगाई का खतरा हो जाता है, तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम बैंकों में जमा करा दें, जिससे बैंकों के पास लोन बांटने के लिए कम रकम रह जाती है। तो गाइस आप समझने का प्रयास करिए, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारा पैसा आ जाता है, नकदी आ जाती है, तो आरबीआई सोचता है कि इस नकदी को कम किया जाए, तो वो क्या करता है कि दोस्तों रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो बैंक सोचते हैं कि अब अगर अपना पैसा हम आरबीआई के पास रखते हैं तो आरबीआई से उन्हें प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि रिवर्स रेपो रेट तो बढ़ चुका है। लेकिन गाइज हुआ क्या है, इस बार रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया गया है। तो गाइज ऐसी कंडीशन में जब नकदी बढ़ जाती है तब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। तो बैंक जमा कर देते हैं बैंकों में पैसा, अपने ब्याज के लालच में वो आ जाते हैं। तो गाइज ऐसे में होता क्या है कि उनके पास पैसा नहीं रहता है तो वो मार्केट में पैसा नहीं पहुंचा पाते हैं, तो मार्केट से नकदी खत्म होने लगती है। लेकिन अभी आर्थिक मंदी गाइज चल रही है तो रिवर्स रेपो रेट को भी घटा दिया गया है, जिससे बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास ना रख पाएँ और उनके पास बराबर नकद बना रहे, क्योंकि मार्केट में इस समय नकदी की बढ़ोतरी नहीं हुई है, नकदी की दोस्तों इस समय कमी हो गई है। तो आप समझ ही गए होंगे कि रिवर्स रेपो रेट की क्या भूमिका होती है आम आदमी के लिए भी। तो गाइज रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया है तो बैंक का पैसा बैंकों के पास रहेगा और उल्टा बैंक आरबीआई से और लोन भी ले सकते हैं, जिससे डायरेक्ट आम आदमी को फ़ायदा होगा। चलिए हम बात करते हैं वर्तमान आर्थिक परिदृश्य की। वैश्विक व्यापार इस समय दोस्तों घट रहा है और दुनिया मंदी की ओर बढ़ रही है। भारतीय आर्थिक विकास भी बाजार में तरलता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सरकार के बावजूद काफ़ी हद तक धीमा है, जिस हिसाब से वो सोच रहा है मंदी उससे भी धीमी है। शीर्ष 6 औद्योगिकृत राज्य जो देश में औद्योगिक उत्पादन का 60% उत्पादित करते हैं वह लाल क्षेत्र में जा चुके हैं। यह भारत की वृद्धि को और भी प्रभावित करने वाला है। गाइज आप समझ ही रहे होंगे वो कौन कौन से 6 राज्य हैं जो कि अब रेड जोन में पहुंच चुके हैं। दोस्तों अगर बात करें तो हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र वो एक ऐसा राज्य है जो कि भारत की आर्थिक नगरी के रूप में जाना जाता है और महाराष्ट्र जो कि सबसे ज़्यादा संक्रमित है इस कोविड-19 से। और उसके अलावा बात करें तो बहुत सारे जो बड़े राज्य हैं, अपना यूपी भी इसमें शामिल है, तो इन क्षेत्रों से बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था जो कि अब रेड जोन में जा चुके हैं। तो गाइज इसका प्रभाव सीधा ही भारत की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। आर्थिक गतिविधियाँ अपने पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। गाइज गवर्नमेंट के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं? ग्रामीण और शहरी मांग नीचे गिर रही है। देश में विनिर्माण गतिविधि कोविड-19 से 21% तक कम हो गई है। अगर बात करें तो इसके अलावा कोर उद्योगों से उत्पादन में 6.5% की भी गिरावट आई है। तो गाइज आप देख सकते हैं विनिर्माण जो उद्योग होता है एक प्रकार का सेकेंडरी सेक्टर होता है जहां उद्योग धंधे काम करते हैं। गाइज प्राथमिक सेक्टर भी पूरी तरह टूट चुका है। कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में या अगर बोलें तो यहाँ पर विनिमय नहीं हो पा रहा है सेकेंडरी सेक्टर के साथ। तो जब कच्चा माल सही तरीके से विनिमय के तौर पर नहीं पहुंच पाएगा तो उद्योग धंधे फ्लॉप हो जाएंगे। और गाइस उद्योग धंधे बंद थे लॉकडाउन के टाइम पर, तो मजदूर वर्ग अपने अपने घरों में लौट रहा है, तो वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। अगर बात करें तो कोर उद्योग भी 6.5% की गिरावट के साथ नीचे आ गया है। गाइस इसके लिए उपाय क्या हैं और आरबीआई ने क्या उपाय किए इसको भी हम समझ लेते हैं। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 4 बड़े आर्थिक उपायों की घोषणा करी है। इसमें बाजार के कामकाज में सुधार के उपाय, वित्तीय तनाव कम करने के उपाय, निर्यात आयात को समर्थन देने के उपाय और राज्य सरकारों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय बाधाओं को कम करने के उपाय भी गाइज शामिल हैं। इन उपायों को भी हम जानते हैं, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं आरबीआई के कुछ फैक्ट। अगर बात करी जाए तो गाइज आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अगर बात करें तो आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। और बात करें तो आरबीआई के पहले अध्यक्ष बोल सकते हैं, गवर्नर बोल सकते हैं, वो थे ओस्मान स्मिथ। अगर बात करें तो आरबीआई के जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय आरबीआई के गवर्नर थे एल.के. झा। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया था 19 जुलाई 1969 को, जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और अगर बात करी जाए तो बैंकों का एक और राष्ट्रीयकरण दोस्तों हुआ था, पहली बार जब किया गया था जब 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जब सेकेंड टाइम अगर बात करिए राष्ट्रीयकरण हुआ तो 1980 में हुआ था सेकेंड टाइम राष्ट्रीयकरण, और पहली बार हुआ था
1969 में। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर बात करें तो आरबीआई का जो वित्त वर्ष है गाइज वो आपका 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक आरबीआई का वित्त वर्ष होता है। जबकि भारत सरकार के वित्त वर्ष की बात करें तो भारत सरकार का वित्त वर्ष गाइज 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक होता है। अभी हाल ही में आरबीआई ने एक प्रस्ताव भी दिया था कि भारत सरकार का वित्त वर्ष और आरबीआई का वित्त वर्ष लगभग समान ही कर दिया जाए। तो हो सकता है जल्दी ही गाइज उस पर फैसला आ जाए और आरबीआई का और भारत सरकार का जो वित्त वर्ष है वो एक समान हो जाए। चलिए गाइस हम बात करते हैं उपाय किस प्रकार से आरबीआई कर रही है। आरबीआई दोस्तों ऋण सुविधाओं की पेशकश के लिए एक और 90 दिवसीय विस्तार प्रदान करेगी। एग्जिम बैंक को आवंटित 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसके बारे में भी चर्चा करी जाएगी। अगर बात करें एग्जिम बैंक तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है गाइज वो मुंबई में है। और एग्जिम बैंक को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक यानी आयात निर्यात बैंक बोला जाता है, जो कि भारत के 4 बड़े वित्तीय संस्थाओं में से एक है। अगर बात करें क्रेडिट लाइन की तो आरबीआई ने निर्यात क्रेडिट अवधि को 12 महीने से बढ़ाकर 15 महीने कर दिया है। ऋण अवधि के दौरान मोरेटोरियम को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। गाइस आर्थिक मंदी चल रही है तो ऋण अवधि को बढ़ाना तो निश्चित रूप से ही था। तो मोरेटोरियम को बोलते हैं विलंबन। और विलंबन क्यों किया गया है? क्योंकि ऋण सही टाइम पर लौटा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब मार्केट में उद्योग धंधे वापस लौटेंगे तो टाइम लगेगा पैसे को वापस आने में। अगर बात करी जाए तो बैंकों की समूही जोखिम सीमा 25% से बढ़ाकर 30% तक हो गई है, यानी 5% जोखिम का भी यहाँ पर खतरा बैंकों पर हो रहा है। बात करी जाए तो कंसोलिडेटेड सीकिंग फंड के नियमों में भी ढील दी गई है। चलिए गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मई 2020 को भारत दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अगर बात करें तो चीन दुनिया में पीपीई का सबसे बड़ा निर्माता है। अगर बात करें गाइस तो पीपीई होता क्या है तो इसका फुल फॉर्म है, जो कि पीपीई यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे होंगे। तो पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी निजी सहायता। जो आप अपनी निजी सहायता के लिए जो भी सुरक्षा प्रदान करते हैं उसको हम पीपीई बोलते हैं। अगर बात करें तो कपड़ा मंत्रालय ने विनिर्माण के साथ साथ पीपीई की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कई उपाय किए हैं। अगर बात करें तो भारत की क्षमता हर दिन 2.06 लाख पीपीई किट का उत्पादन करना है। यह देश की अधिकतम क्षमता है। अगर बात करें तो औसतन भारत में 1 लाख किट का उत्पादन होता है। एक पीपीई किट में जूता, कवर, दस्ताने, आंखों की शील्ड, मास्क और गाउन शामिल होते हैं। यह डेटा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। बात करिए तो जनवरी 2020 में भारत में 2.75 लाख पीपीई किट थे और फिर उन्हें आयात किया जा रहा था। आज भारत में स्टॉक बफर के रूप में गाइस 15.96 लाख से अधिक पीपीई किट मौजूद हैं और चाइना के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता बन गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है और गाइस इंडिया तैयार है आने वाले जो भी कोविड-19 से खतरा होगा उससे निपटने के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 23 मई 2020 को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने एससीक्यू यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोलाइन के उपयोग पर अपनी एडवाइजरी को संशोधित कर दिया है। जो पहले एडवाइजरी जारी करी गई थी उसको अब संशोधित किया गया है और एक नई एडवाइजरी आईसीएमआर ने जारी करी है। अगर बात करें आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगर बात करें इसको फाउंड किया गया था 1911 में। जब इसको फाउंड किया गया तब इसका नाम था IRFA। इसको इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन बोला जाता था, लेकिन 1949 से इसको बोला गया ICMR। अगर बात करें तो ICMR कोविड-19 से संबंधित आंकड़े जारी करता है और जितने भी अनुसंधान रिसर्च होते हैं उसके बारे में विषय वस्तुएं तैयार करता है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बहुत बड़ी भूमिका है कोविड-19 पर। और आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होगा गाइस इससे निश्चित रूप से ही 1 आध 2 क्वेश्चन बनेंगे, पक्का बनेंगे। तो आप इसको मोस्ट क्वेश्चन समझ के चलिएगा आईसीएमआर को। अगर बात करें तो आईसीएमआर के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं वो है आपके बलराम भार्गव जी। और अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। गाइस अगर बात करें तो नए दिशा निर्देशों के तहत इन्होंने बताया है कि एससीक्यू केवल एक पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही दी जानी चाहिए। पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोलाइन है क्या। मलेरिया में प्रयुक्त होने वाली एक दवा है जो कि कोविड-19 से संबंधित जो कि ट्रीटमेंट होता है उसमें काम करने में सहायक है। आपने देखा होगा कुछ लास्ट के मंथ में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति उन्होंने अपने देश में इसको एक्सपोर्ट किया था और उन्होंने कहा था कि इससे कुछ हद तक लड़ा जा सकता है कोविड-19 से। अगर बात करें इसके मुख्य बिंदुओं पर तो संयुक्त निगरानी समूह ने अपनी बैठक आयोजित करने के बाद यह एडवाइजरी जारी करी थी। बैठक में कौन कौन था? तो आईसीएमआर, एनसीडीसी जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर डिसीजेज कंट्रोल, इसके अलावा WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी भाग लिया था।
गाइस WHO के बारे में बात करें तो उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। और बात करें तो उसके वर्तमान में चेयरमैन है टेड्रस एनथम जी। अगर बात करें WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है, और यूएनओ के बहुत से मुख्यालय जेनेवा में ही स्थित हैं। और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को ही, इसलिए प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। चलिए गाइस, हम बात करते हैं नई एडवाइजरी के बारे में। तो नई एडवाइजरी जो है उसमें निम्न दिशा निर्देश शामिल किए गए हैं। पहला दिशा निर्देश है जिन्हें SCQ को रोग निरोधी उपचार के रूप में निर्धारित किया जाएगा वे इस प्रकार से हैं। गैर कोविड अस्पतालों में काम करने वाले स्पोर्मिक स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे। फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे जिनमें कंटेनमेंट जोन में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल होंगे। अगर बात करें तो पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान भी होंगे। SCQ के इन विट्रो परीक्षण में कोविड-19 की संक्रामकता में कमी देखी गई है। अगर बात करें तो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे, लेकिन इनको यह दवा निर्धारित नहीं होगी। तो गाइस, इसको आप याद रखिएगा, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए दवा निर्धारित नहीं है। अगर बात करें तो उच्च जोखिम वाली आबादी पर SCQ के उपयोग को भी संशोधित किया गया है। यह दवा केवल एक चिकित्सक के पर्चे के माध्यम से ही प्रदान करी जाएगी, और अगर बिना चिकित्सक के माध्यम से इसको प्राप्त किया गया तो ये निश्चित रूप से ही क्राइम की श्रेणी में आएगा। तो ये नई गाइडलाइंस है ICMR की। चलिए गाइस, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 20 मई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम में भाग लिया है। नेम के बारे में हम नीचे डिस्कस जरूर करेंगे। चलिए गाइस, बात करें मुख्य बिंदुओं पर। इस सम्मेलन में अध्यक्षता जो करी है अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ओगटे सिरियालेव ने की है। अजरबैजान की बात करें तो इसकी राजधानी बाकू है। और अगर बात करें तो बाकू में हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था यूनेस्को का, जिसमें भारत के जयपुर शहर को यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। ये भारत का 39वां शहर बना था जो कि यूनेस्को धरोहर में शामिल हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। जो हाल ही में यूनेस्को का एक सम्मेलन हुआ था वो आपका गाइज हुआ था अजरबैजान की राजधानी बाकू में, जिसमें जयपुर को शामिल किया गया था। और अगर बात करें तो जयपुर के अलावा मेसोपोटामिया इराक के उसको भी शामिल किया गया था विश्व धरोहर में। गाइज, अगर बात करें तो इस शिखर सम्मेलन में भारत ने 123 देशों में चिकित्सा आपूर्ति जैसे अपने योगदान पर प्रकाश डाला है। इसमें 59 नेम देश भी शामिल हैं। इस बैठक में भारत के जो मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने भारत के विभिन्न स्वास्थ्य उपायों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने इस तथ्य पर भी जोर दिया है कि भारत बड़े पैमाने पर आइसोलेशन, माइक्रो आइडेंटिफिकेशन और त्वरित उपचार की नीति का अनुसरण करता है। भारत अब 10,000 कोविड-19 समर्पित अस्पतालों का भी संचालन कर रहा है। तो बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो नेम का सम्मेलन हुआ इसमें भारत की एक बहुत ही अच्छी स्थिति को रखा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। अगर बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में तो इसका फुल फॉर्म है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अगर बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी तो 1961 में बेलग्रेड में इसकी शुरुआत हुई थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई तो 1961 में। कहाँ से हुई तो बेलग्रेड। अगर बात करें बेलग्रेड तो बेलग्रेड दोस्तों सर्बिया की कैपिटल है और सर्बिया यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है। बात करें तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीटी नेहरू और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो ने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। गाइस, अगर बात करें तो यह शीत युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य 9 स्वतंत्र देशों को किसी गुट यानी अमेरिका व सोवियत संघ में शामिल होने के बजाय तटस्थ रखना था। अगर बात करें तो कोल्ड वार दोस्तों चल रहा था। कोल्ड वार 1947 से लेकर अगर बात करें तो 1991 तक चला है। इस कोल्ड वार में हुआ क्या था, ये किसी युद्ध भूमि पर लड़ा गया युद्ध नहीं था बल्कि एक मानसिक युद्ध था जिसमें तकनीक को लेकर दोस्तों आगे निकलने की होड़ लगी हुई थी। तो गाइस, दो गुट बन गए थे अमेरिका और सोवियत संघ के। कौन सा देश तकनीकी रूप से पहले आगे निकलेगा, तो ऐसे में जो देश ना तो अमेरिका के साथ थे और जो देश ना सोवियत संघ के साथ थे वो नेम का सदस्य थे, यानी वो नेम के साथ इन दोनों ही गुटों से अलग रहे थे। तो इसी को दोस्तों नेम बोलते हैं। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन किसी भी गुट का आपको सदस्य नहीं होना है, उनका विरोध करना है। चलिए गाइस, हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 22 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैव विविधता के संरक्षण पर 5 पहलें लॉन्च की। इसको आपको याद रखना है कि कितनी पहलें लॉन्च करी हैं, तो 5 पहलों को लॉन्च किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मई 2020 को। बात करें इसकी मुख्य बिंदुओं पर तो यह 5 पहलें शामिल हैं। जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य 1 वर्ष की अवधि के लिए जो पीजी कार्यक्रम है उसमें 20 छात्रों को शामिल करना है। यह कार्यक्रम रचनात्मक छात्रों को संलग्न करेगा जो जैव
जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के बारे में जानने के इच्छुक होंगे। अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने लुप्त प्राय प्रजातियों का अवैध तस्करी के लिए अभियान लॉन्च किया है। UNEP की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसे बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर गाइस नैरोबी में है और नैरोबी जो है वो केन्या की कैपिटल है और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो इंगर एंडरसन हैं। और UNEP जो दोस्तों जो है वो UNO का ही एक संगठन है। अगर बात करें UNO की तो गाइस UNO से भी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। UNO की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगर बात करें तो उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके वर्तमान में चेयरमैन जो हैं UNO के वो एंटोनियो गुतेरस हैं। UNO की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो 6 हैं, जिसमें से चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन, स्पेनिश और अरबी हैं, जबकि वहाँ की जो कार्यकारिणी भाषाएं हैं वो आपकी अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। चलिए गाइस हम डिस्कस करते हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का अभियान नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट को भी यहाँ पर लॉन्च करा गया है। एक वेबिनार श्रृंखला को भी शुरू करा गया है। यह श्रृंखला जैव विविधता संरक्षण और जैविक विविधता अधिनियम 2002 पर आधारित थी। पार्टियों का विश्व वन्यजीव कोष मॉडल सम्मेलन लॉन्च भी किया गया। इसमें युवा पीढ़ी शामिल हैं। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है और प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह मनाया जाता है। इस बार जो थीम रही है गाइस वो हमारे समाधान प्रकृति में है। इस थीम के तहत ये मनाया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे और नोट्स में अच्छे से इसको लिख लेंगे। जो हाईलाइट मैंने इसलिए कर दिया है गाइस इससे, और नोट्स जरूर बनाइएगा। इतना डीपली डिस्कशन मैं करा रहा हूँ गाइस कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन अलग से लेने की ज़रूरत ना पड़े। बस आप मॉर्निंग में उठिएगा और ये लगभग आध घंटे का मैक्सिमम वीडियो होगा, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए गाइस बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 22 मई 2020 को वित्त मंत्रालय ने सरकारी ऋण 2018-19 पर स्थिति पत्र, जिसे हम स्टेटस पेपर बोलते हैं, जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र और राज्यों में कुल कर्ज के रूप में मार्च 2018 में 68.7% की गिरावट आई है और 2019 में गाइस अगर देखा जाए तो ये 68.6% हो गया था। चलिए गाइस हम बात करते हैं। देखिए 2018 में गिरावट आई और फिर 2019 में 68.6% हो गया, तो दोबारा से इसमें गिरावट को दर्ज किया गया है। अगर बात करें तो सरकार के ऋण पर स्थिति पत्र का निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा 2010 से किया जा रहा है। भारत का वर्तमान ऋण 1.3 करोड़ रुपए है। अगर बात करें दोस्तों ये डॉलर में यहाँ पर दर्शाया गया है। केंद्र सरकार का ऋण जो है 2017-18 में 45.8% से घटकर 2019 में 45.7% हो गया है। बाहरी ऋण दोस्तों जो है वो GDP का 2.7% पहले हुआ था। GDP का फुल फॉर्म पता होगा दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसे बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। अगर बात करें तो केंद्र की औसत ब्याज लागत जो है 2018 से 2019 तक गाइस अपरिवर्तित रही है। केंद्र की 94% देनदारियां घरेलू ऋण से ही संबंधित रही थीं। यानी गाइस जो भी ऋण था उसमें से 94% तो केवल घरेलू ऋण ही था, उसके बाद 6% अदर ऋण था। सरकारी ऋण होते क्या हैं गाइस? तो सरकारी ऋण को आंतरिक ऋण और बाहरी ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी ऐसे ऋण जो आंतरिक गतिविधियों के लिए लिए जाते हैं और ऐसे ऋण जो बाहरी गतिविधियों के लिए लिए जाते हैं। आंतरिक ऋण में गैर विपणन और विपणन योग्य ऋण भी शामिल होते हैं। बाहरी ऋण का तात्पर्य देश के बाहर सभी स्रोतों से लिए गए ऋण से होता है। सरकारी देनदारियों को सार्वजनिक खाते में देनदारियों और भारत के समेकित फंड के समक्ष अनुबंधित ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो गाइज ये थे 24 मई 2020 के टॉप 6 क्वेश्चन। तो गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं 25 मई 2020 के एक और अच्छे खासे वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का।